Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture we are going to know all about the important question from PED. जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सुपर 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में 100% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। दोस्तों, आप सभी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे और कह भी रहे थे कि पीईडी के फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी के पेपर आप सभी के करीब आ गए हैं, तो आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एग्ज़ाम स्पेशल क्लास, जैसा कि आप सभी अगर पहले से ही अपने चैनल से जुड़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम स्पेशल क्लास के अंतर्गत आप सभी को 20-25 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि हर बार आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज भी मैं आप सभी के लिए वही सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पीईडी का, वो है बेसिक कंसंट्रेशन इन प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन में मतलब हम ये पढ़ते हैं कि कैसे किसी इक्विपमेंट की डिज़ाइन करी जाती है। जनरल बात करें तो जो हमारा पीईडी सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत हम यही पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी भी इक्विपमेंट की डिज़ाइन करें, वो चाहे हीट एक्सचेंजर हो, चाहे प्रेशर वेसल हो, चाहे कुछ भी हो। कोई भी इक्विपमेंट जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं, उनकी डिज़ाइन कैसे करी जाती है, उसके लिए स्टैंडर्ड दिए गए हैं, कोड्स दिए गए हैं, वो सब आप पीईडी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो आपका जो पीईडी में सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है द जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर। तो दोस्तों, जो जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर होता है किसी भी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, वो आप पीडीएफ में देखिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर में यही बताया जाता है कि किसी भी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है दोस्तों कि हमको क्या करना रहता है कि प्रॉब्लम को ढूंढना रहता है। इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने से पहले उसमें प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद एक सेटिस्फाई सोल्यूशन लगाएंगे। जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल पर और जो भी थ्योरी ऑफ मशीन है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस प्रॉब्लम है, उसको जो हम प्रोसेस यूज़ करके प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यही सारे कुछ हमारे स्टेप्स हैं। और जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर में जो भी हम स्टेप्स फॉलो अप करते हैं, वो हमारा ओल्ड टेक्निक पे नहीं, ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि न्यू मेथड पे बेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि न्यू मेथड पे हमारा बेस्ड होना चाहिए जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर में, जो भी हम इक्विपमेंट की डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद क्या बताया जाता है कि इसमें जो भी हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं, वो हमारे न्यूमेरिक वैल्यू पे डिपेंड होना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू जैसा कि आपका इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और ऑल टाइप्स के जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, उसके ऊपर जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको इक्विपमेंट की डिज़ाइन कैसे करनी है ये बताया जाता है। उसके बाद क्या आता है, फैब्रिकेशन टेक्निक। दोस्तों, यही माना गया है, फैब्रिकेशन टेक्निक भी एक डिज़ाइन प्रोसीजर ही है इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए। फैब्रिकेशन टेक्निक है अलग प्रकार की टेक्निक। इसमें क्या कहते हैं, ये एक रिलायबल मेथड है। रिलायबल मेथड मतलब भरोसेमंद। तो फैब्रिकेशन टेक्निक बहुत बार पूछी गई है। अगर मैं आप सभी को बोलूं कि मोस्ट ऑफ द चांसेस कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर फर्स्ट से, तो आपका फैब्रिकेशन टेक्निक है। इसमें क्या कहते हैं हम कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे कि ये भी हमारा इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए एक टेक्निक या फिर मेथड कह सकते हैं। फैब्रिकेशन मेथड है, ये एक रिलायबल मेथड है, मतलब भरोसेमंद टेक्निक है। इसका यूज़ हम इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में हम जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसको हम एक प्रिसाइज शेप देते हैं, एप्रोप्रिएट शेप देते हैं। शेप कैसे दे सकते हैं, रोलिंग, कास्टिंग, फ्रोजिंग, कई सारे टेक्निक्स हैं, उनको करके हम इक्विपमेंट की शेप को डिसाइड करते हैं। उसके बाद इसमें दो मेथड होते हैं फैब्रिकेशन में। सबसे पहले शेप को हम देंगे, शेप मतलब उसकी जो डायमेंशंस वगैरह होंगी उनको प्रिसाइज
कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में फाइनली हम लोग इसको इक्विपमेंट को तैयार कर लेंगे। फाइनली इक्विपमेंट को तैयार करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, उनका यूज़ करेंगे। जैसे मिलिंग होता है, ड्रिलिंग होता है और थ्रोलिंग होता है। ऐसे करके कई सारे प्रोसेस होते हैं, उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, फैब्रिकेशन टेक्निक के अंदर 2 मेथड होंगे, उनका यूज़ करके हम अपने इक्विपमेंट को बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा फैब्रिकेशन टेक्निक में। उसके बाद इक्विपमेंट की क्लासिफिकेशन आती है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इक्विपमेंट की क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि इक्विपमेंट को क्लासीफाई किया गया है। इक्विपमेंट को क्लासीफाई किया गया है यूनिट ऑपरेशन के प्रोसेस के बेस पर। जो यूनिट ऑपरेशन के प्रोसेस होते हैं उनके बेस पे हम इक्विपमेंट को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि प्रेशर वेसल है, ये हमारा इक्विपमेंट है। प्रेशर वेसल में क्या होता है, जनरली हमारा सिलेंड्रिकल स्फीयर शेप में होता है। इसका यूज़ हम लोग हाईली प्रेशराइज फ्लूइड्स हो सकते हैं, उनको स्टोरेज पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेशर वेसल का। तो ये हमारे इक्विपमेंट के क्लासिफिकेशन हो गए। तो मैं आप सभी को जनरल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते बताते। तो सबसे पहले आपका कौन सा पूछा जाएगा, जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर। तो मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि फर्स्ट चैप्टर आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये वाइडली आपका टॉपिक दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो इसमें कुछ टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहला डिफिनेशन एंड टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस ड्यू टू स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड के कारण 3 स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है स्ट्रेन स्ट्रेस, थर्ड होता है आपका थर्मल स्ट्रेस। तो ये 3 हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट, कभी कभी 5 नंबर में 3-4 टॉपिक देके कहता है इसको शॉर्ट नोट लिख दो, तो इलास्टिक कांस्टेंट भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका डिफ्लेक्शन और स्ट्रेस कॉज्ड बाय बेंडिंग। तो अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर से, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 4 टॉपिक से आएंगे, बाकी फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेसेस क्रिएटेड ड्यू टू स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड। डायनेमिक लोड्स के कारण कौन कौन से स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे उनके बारे में है। स्ट्रेसेस इन सिलेंडर एंड स्फीयर। सिलेंडर में और स्फीयर में स्ट्रेसेस कैसे होते हैं उनके बारे में। देन आपका आता है दोस्तों थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। इससे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन आएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। इसमें आप सभी को ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन एंड ट्रांजिशन कंडीशन पढ़ लेनी है। ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जिस कंडीशन पे हमारा कोई भी प्रेशर वेसल वर्क करता है, जैसे कि मान लीजिए जो उसके अंदर प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा और जो फ्लूइड की वो होंगी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन्हीं सब के ऊपर तो ऑपरेटिंग कंडीशन बेस्ड होता है। तो वही सब होते हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि जो हमारे प्रेशर होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, इनके जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है उनको पहले से डिसाइड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन, मतलब हम टेम्परेचर को मैक्सिमम कितना जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा, स्पेसिफाई कर देते हैं पहले से ही। उसके बाद ट्रांजिशन कंडीशन में बताया जाता है कि ये रिपीटेटिव स्ट्रेस है, मतलब हर बार आ जाता है ट्रांजिशन कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन हमारा तभी आता है जब हम किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और बंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सभी का आता है कोरिजन एनालिसिस। प्रेशर वेसल कोड। प्रेशर वेसल कोड, जैसा कि दोस्तों आप सभी को प्रेशर वेसल कोड पता होना चाहिए। कोड क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बस एक नंबर्स दिए जाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती हैं और एक स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, नॉर्म्स दिए जाते हैं, जिसका यूज़ करके आप अपने जो भी इक्विपमेंट हैं उनको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उनकी जो भी इक्विपमेंट की एफिशिएंसी हैं उनको अच्छे से मतलब बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इनका यूज़ करते हैं, कोड्स का, स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि जो भी आपका इक्विपमेंट बनेगा वो अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है। कोड्स स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, तो हर प्रेशर वेसल के कोड हैं और हर कंट्री के लिए अलग अलग कोड यूज़ होता है। जैसे कि अमेरिका की बात कर लें, यूएसए की, तो वो ASME का यूज़ करता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज़ करता है। और उसके जो कोड होते हैं प्रेशर वेसल के लिए वो होते हैं ASME 8, ठीक है।
उसको 8 जो होता है उसको रोमन नंबर में लिखते हैं बेसिकली। और उसके बाद इंडिया की बात कर ले तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो भी प्रेशर वेसल होते हैं वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाए जाते हैं, उसको ISO बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा कोड होता है उसको बेसिकली 2825 बोला जाता है। ऐसे ही ऐसे सारे कंट्री के अपने अलग अलग कोड हैं, उनको आप अपने नोट्स से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है, कोरिजन अलाउंस, कि कोई भी प्रेशर वेसल में या फिर कोई भी इक्विपमेंट होता है उसमें कैसे कोरिजन्स लग जाते हैं। तो बेसिकली आपके केमिकल्स से और जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं इंडस्ट्री के अंदर उससे हमारे कोरिजन लग जाते हैं। उसके बाद क्या आता है कि हेड और क्राउन और नकल रेडियस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पढ़ना है, पहला ऑपरेटिंग कंडीशन, दूसरा प्रेशर वेसल कोड, तीसरा कोरिजन अलाउंस, चौथा जॉइंट एफिशिएंसी और पांचवा क्राउन और नकल रेडियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीट एक्सचेंजर, जो क्वेश्चन बताऊंगा हीट एक्सचेंजर में वही क्वेश्चन आएगा, ये वाला आ जाएगा, कोड एंड स्टैंडर्ड फॉर हीट एक्सचेंजर। जैसा कि मैंने बताया था कि सारे लोगों के लिए अलग अलग होता है, तो जो हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन करने के लिए हम कोड का यूज़ करते हैं वो बेसिकली टेमा स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। टेमा क्या होता है, ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर होता है, उसी का टेमा का फुल फॉर्म होता है ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर करके। तो टेमा का यूज़ करके हम किसी भी हीट एक्सचेंजर को बनाते हैं। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ट्यूब्स सेल क्या होती हैं, ट्यूब क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, ट्यूब सीट लेआउट क्या होता है, ट्यूब सेल पासेस, कई टाइप के ट्यूब सेल के पासेस होते हैं, मतलब सेल के प्रकार होते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। जैसे लेटर में उसको क्लासिफाई किया गया है EFGHJ। जो ई लेटर होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ई और एफ जो होता है वो लेटर क्या होते हैं हमारे, वो लेटर होते हैं हमारा टू पासेस सेल के लिए, ठीक है। ये हमारा सिंगल पास का होता है। टू पासेस सेल का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो अनसूटेबल हो जाता है वन पास सेल के लिए, तब हम टू पासेस सेल का यूज़ करते हैं। बेफल क्या होती है, बेफल का यूज़ जनरली हम जो फ्लूइड्स होते हैं उनके कांटेक्ट टाइम को सेल के साथ और ट्यूब के साथ इंक्रीज करने के लिए या फिर कांटेक्ट टाइम को बनाने के लिए हम बेफल्स का यूज़ करते हैं। टाई रॉड क्या होते हैं, टाई रॉड्स का यूज़ हम लोग बेफल को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। ट्यूब जॉइनिंग मेथड, ट्यूब जॉइनिंग मेथड दो प्रकार के हैं, रोलिंग एंड एक्सपेंडिंग। तो ये हो गया आपका। उसके बाद फ्लो पैटर्न, फ्लो पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के फ्लो पैटर्न होते हैं किसी भी हीट एक्सचेंजर के अंदर। कर्न्स का मेथड, दोस्तों कर्न्स का मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी का। कर्न्स का मेथड क्या है कि कर्न्स के मेथड के द्वारा बताया गया है किसी भी हीट एक्सचेंजर को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला रहता है कि हमें कलेक्ट करनी रहती है फिजिकल प्रॉपर्टी को और हीट एक्सचेंजर स्पेसिफिकेशन को। उसके बाद दूसरे में रहता है कि हमको डिफाइन करनी है ड्यूटी को, और ओवरऑल मास ट्रांसफ़र बैलेंस को भी बनाना रहता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उसके बाद क्या करना रहता है कि सी में आता है हमारा, सी स्टेप में आता है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को एज्यूम करना है। तो ऐसे ऐसे करके आपको 8 स्टेप दिए गए हैं। तो वो स्टेप आप कर्न्स मेथड का अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप मेरे पास मैसेज करिएगा, मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद क्या आता है, सपोर्ट फॉर वेसल। वेसल को सपोर्ट करने के लिए क्या हो, कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो वेसल जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम कई सारे सपोर्टर्स का यूज़ करते हैं। जो सपोर्ट्स हमारे होते हैं वो ब्रैकेट, लेग, स्कर्ट, सैडल, ये कुछ प्रकार के हैं। जिसमें से जो हमारा सैडल सपोर्ट है, इंडिविजुअली सैडल सपोर्ट हमारा हॉरिजॉन्टल वेसल के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी जो ऊपर के लेग हैं, ब्रैकेट हैं, स्कर्ट हैं, इन सब का यूज़ हम वर्टिकल के लिए यूज़ करते हैं। वर्टिकल किसकी है, वर्टिकल वेसल को सपोर्ट करने के लिए ब्रैकेट, लेग और स्कर्ट सपोर्ट का यूज़ करेंगे, और हॉरिजॉन्टल वेसल को सपोर्ट करने के लिए हम सैडल सपोर्ट का यूज़ करेंगे। फ्लैंजेस क्या होते हैं दोस्तों, फ्लैंजेस क्या होते हैं इनको मैं बता दे रहा हूँ। फ्लैंजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में तो नहीं पूछने वाला है। 5 नंबर में जो राइट अ शॉर्ट नोट करके 3-4 टॉपिक दिए रहते हैं उसमें फ्लैंजेस पूछा जा सकता है। तो फ्लैंजेस का यूज़ हम दो पाइपों को जोड़ने के लिए और लीकेज प्रूफ कनेक्शन को बनाने के लिए करते हैं। और जहाँ पे भी हमको डिसमेंटल की या फिर इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम फ्लैंजेस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं
जो वेल्डिंग होती हैं वो हमारी परमानेंट जॉइंट होती हैं, लेकिन फ्लेंजेस हमारे टेम्परेरी जॉइंट होते हैं। अगर हमको कभी आवश्यकता पड़ती है तो फ्लेंजेस को हम डिसमेंटल कर सकते हैं, मतलब फिर से उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्लेंजेस हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे वेल्ड नेक आता है हमारा, उसके बाद काफ़ी प्रकार के होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ऐसे ऐसे करके 2-3 प्रकार के होते हैं। और नोजल का उपयोग आप जानते होंगे कि नोजल एक पाइप भी हो सकती है, ट्यूब भी होती है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया की, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए नोजल का उपयोग करते हैं। जैकेट्स क्या होती हैं, जैकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैकेट का यूज़ हम लोग क्या करते हैं कि सेल्स में करते हैं, और सेल्स में किस लिए करते हैं, रिएक्टर्स में भी जैकेट का यूज़ किया जाता है, उसको कूलिंग और हीटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपने यूरिया प्लांट में देखा होगा, तो जो रिएक्टर यूज़ होता है यूरिया प्लांट में, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 180 से 185 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो उसके अंदर का जो भी लिक्विड है उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, और किनारे किनारे जैकेट लगाते हैं। जैकेट उसको कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद कॉइल्स फॉर प्रेशर वेसल। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में सबसे पहला आता है कॉलम इंटरनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है आपका की कंपोनेंट फॉर मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन। डिटरमाइन नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस यूजिंग मैककेप-थलिन मेथड। सिलेक्शन ऑफ ट्रेस का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जो आपका छठा चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ भी स्किप मत करिएगा, कोई भी टॉपिक स्किप मत करिएगा। इसी में से 5 नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आप पेपर दे के आइएगा, देख लीजिएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कौन कौन से पूछेंगे। वैक्यूम डिस्टिलेशन के, की कंपोनेंट फॉर मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेस, और ये इसको 100% आज अपने कॉपी में लिख के रट्टा मार लो दोस्तों। 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से मिलेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही, जितना भी मुझसे हो पाया था। जैसे कि मैं बताया था आपको सेल्स को, सेल्स का कोड क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड में, तो 2825 वही कोड हम जैकेट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कोड दे दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा कि 2825 का यूज़ करना है। उसमें कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, नॉर्म्स मतलब क्या होते हैं, कानून दिए गए हैं और रूल्स दिए गए हैं। तो उन्हीं रूल्स का यूज़ करके हमको क्या करना होता है, किसी भी इक्विपमेंट का डिज़ाइन करना होता है। तो जैकेट के लिए इसमें भी बताया गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड 2825 का यूज़ करके हमको जैकेट्स को बनाना होता है। तो जितना भी मुझसे हो सकता था दोस्तों कि आप सभी को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करा दूं और आप सभी का रिवीजन हो पाए, या फिर अगर कोई भी अभी तक पढ़ाई नहीं किया है तो वो भी इतना पढ़ के समझ सकता है कि अपना सिलेबस टफ नहीं है, बस एक बार फ्री माइंड से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप पढ़े नहीं हुए हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों ने मुझको मैसेज किया था कि सर अभी तक मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, मुझको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे दोस्तों। आप 1 घंटा 2 घंटा अपने फर्स्ट चैप्टर के लिए दे दीजिए। फैब्रिकेशन टेक्निक है, जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर है इक्विपमेंट के लिए। ये सब क्या है कि अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी, और जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो लिखने का आइडिया भी मिल जाता है। तो अच्छे से पढ़िए। ये आपका थोड़ा सा ब्रॉडली गया है सेकंड चैप्टर, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू स्टैटिक लोड। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, स्ट्रेसेस इन सिलेंडर एंड स्पेयर, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, बस, और कंबाइन स्ट्रेस एंड थ्योरी ऑफ फेलियर। ये क्वेश्चन आपका आएगा, मैं लिख के देता हूँ, कंबाइन स्ट्रेस एंड थ्योरी ऑफ फेलियर का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा 100%। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यही सब थे दोस्तों आप सभी के। और कोड और स्टैंडर्ड, जैसे कोड प्रेशर वेसल के लिए और स्टैंडर्ड और कोड हीट एक्सचेंजर के लिए रट लीजिए। 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100%। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।